पिछले वीडियो में जो भी हमने डेटा टाइप्स पढ़े उसे मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है म्यूटेबल और दूसरा है इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनको अगर हम एक बार असाइन करते हैं तो उनके मेमोरी लोकेशन पे सेम चीज को रीअसाइन करके बार बार चेंज कर सकते हैं और उन्हें नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन जो इम्यूटेबल टाइप्स होते हैं उनके मेमोरी एड्रेस पे हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी कि जो इम्यूटेबल टाइप्स होते हैं उनकी मेमोरी लोकेशन एक बार फिक्स हो जाती है और जब भी हम उनकी रीअसाइनिंग करते हैं तो वो अपने जगह को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि जो इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्ट्रिंग्स, टपल्स, ये हमारे इम्यूटेबल टाइप्स होते हैं और ठीक उसी तरह लिस्ट, डिक्शनरी और सेट ये हमारे म्यूटेबल टाइप्स होते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि इंटीजर जो है वो एक इम्यूटेबल टाइप है। कैसे, चलिए चेक करके देख। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, मान लेते हैं कि 10, और फिर अगर मैं इसको कॉल करता हूं तो ये मुझे 10 रिटर्न कर रहा है। अब मैं इसका टाइप चेक करूंगा कि इसका टाइप क्या है, तो ये टाइप मुझे रिटर्न कर रहा है कि INT, यानी कि ये एक इंटीजर है। अब मैं इसका मेमोरी लोकेशन चेक करूंगा। उसको कैसे चेक करते हैं? मेमोरी लोकेशन चेक करने के लिए हम id फंक्शन का यूज करते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर उस ऑब्जेक्ट को डाल देना है और ये हमें id दे देगा। जैसे कि यहाँ पर a का जो मेमोरी एड्रेस है वो ये है, राइट। अब मैं यहाँ पर इस a की वैल्यू को रीअसाइन करूंगा और इस बार मैं इसकी वैल्यू देता हूं 5। ओके, अब मैं यहाँ पर a को कॉल करता हूं तो ये मुझे यहाँ पर 5 रिटर्न कर रहा है। अब ये 5 है तो ये भी एक इंटीजर हुआ। अब अगर मैं इसका ID चेक करता हूं तो ये मुझे ये वाला मेमोरी एड्रेस रिटर्न कर रहा है। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो लास्ट के यहाँ पे चेंज आया, यानी कि मेमोरी लोकेशन दोनों की सेम है, राइट। तो सेम इसी तरह स्ट्रिंग्स में भी होते हैं, टपल्स में भी होते हैं, हम उनकी मेमोरी लोकेशंस को चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं म्यूटेबल की। तो जो म्यूटेबल टाइप्स होते हैं उनके हम मेमोरी लोकेशन पे सेम वैल्यूज को रीअसाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो लिस्ट है वो एक म्यूटेबल टाइप है, राइट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज असाइन करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि जो वैल्यूज होंगी वो एक स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी आइटम्स असाइन करते हैं वो एक लिस्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर हमारे पास इस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं वो है 1, 2, 3 और पाइथन ये एक स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल कोट के अंदर है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर L को कॉल करता हूं तो ये मुझे यहाँ पर कर रहा है। अब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो भी हम लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, ऐसे जो भी चीजें हम आगे देखने वाले हैं उनकी एक इंडेक्सिंग होती है, जो कि मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर ये जो 1 है इसकी इंडेक्स 0 होगी। हमेशा किसी भी सीक्वेंस की इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर 1, 2 फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये 3 सेकंड इंडेक्स पे है और ये पाइथन थर्ड इंडेक्स पे है, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस लिस्ट का नाम लिखूंगा, जो भी हमारा लिस्ट है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें उसकी इंडेक्स वैल्यू देनी है और फिर अगर मैं इसको कॉल करता हूं तो ये मुझे यहाँ पर वो वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो सिंपल मुझे सेम वही चीज लिखनी है 2 और इक्वल्स टू यहाँ पर हमें एक नई वैल्यू डाल देनी है। मैं मान लेता हूं यहाँ पर डाल देता हूं 90, राइट। अब अगर मैं L को कॉल करता हूं तो ये मुझे यहाँ पर 1, 2, 90 और फिर पाइथन, यानी कि यहाँ पर जो सेकंड इंडेक्स पे हमारी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर चेंज कर दी और यहाँ पर हमें कुछ एरर भी नहीं मिला। तो आई होप कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम कंडीशनल यानी कि इफ स्टेटमेंट्स के बारे में सीखेंगे। इफ स्टेटमेंट्स को सीखने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें यूजर से एक नंबर को इनपुट लेना है और फिर हमें यह बताना है कि अगर स्कोर 100 के इक्वल या 100 से ज्यादा है तो वो एक सेंचुरी होगा, 50 और 100 के बीच में है तो वो एक हाफ सेंचुरी होगा और 50 से कम है ना ही वो हाफ सेंचुरी होगा और ना ही वो सेंचुरी होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर्स यानी कि हमारे रन्स होने वाले हैं तो मैं रन्स को स्टोर करूंगा यहाँ पर। अब बारी आती है कि कंडीशंस को चेक करने की। कंडीशंस में हम सबसे पहले इफ स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए हम लिखते हैं इफ और जो भी हमारा कंडीशन होगा, सपोज मान लेते हैं कि जो हमारे रन्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके? 100 के। इसका मतलब ये है कि इफ जो है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है और इफ एक कीवर्ड है। रन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100
ये हमारा कंडीशन है। तो ध्यान रहे कि जब भी हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम एक उसके बाद एक कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन के बाद हम यहाँ पर इस चीज को ब्लॉक कर देते हैं। और जैसे ही हम ब्लॉक करते हैं तो पाइथन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट था वो खत्म हो चुका है। और अब जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमें यहाँ पर इंडेंटेशन देता है जो कि 4 स्पेस के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रिंट, तो यहाँ पे होगा ये कि अगर ये रन्स जो है वो ग्रेटर देन 100 हो जाते हैं तो हमें ये आउटपुट मिलेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारे पास यहाँ पर एक और कीवर्ड होता है जिसे हम कहते हैं एलिफ। तो एलिफ के लिए हम यहाँ पर सेम कंडीशन डालेंगे कि एलिफ रन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, फिर ब्लॉक, और इसके नीचे मैं लिखूंगा यहाँ पर हाफ सेंचुरी। यानी कि अगर ये इफ कंडीशन रन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो ये इफ वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिर ये एलिफ वाला कंडीशन यूज होगा। लेकिन क्या हो कि अगर ये रन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, अगर ये कंडीशन भी ट्रू ना हो, सेटिस्फाई ना करे, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एक एल्स स्टेटमेंट को। अब ये जो एल्स है ये एक अलग कीवर्ड है, ये एक और कंडीशनल स्टेटमेंट है। और अगर ये दोनों कंडीशन इफ और एलिफ वाले सेटिस्फाई नहीं होते तो यहाँ पर हमें एल्स वाला जो चीज है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस एल्स वाले कंडीशन में मैं लिखूंगा, अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके आगे ही हमारे पास कंडीशन होता है। जब भी हम एलिफ कंडीशन को लिखते हैं तो भी उसके सामने यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, लेकिन जब हम एल्स वाला कंडीशन लिखते हैं तो हमारे पास उसके सामने उस कीवर्ड के बाद ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होते तो हमारा ये एल्स वाला कंडीशन जो है वो अप्लाई होगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके लिए हम एल्स वाले पार्ट में कोई भी कंडीशन यूज नहीं करते, राइट। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो यहाँ पर ये मुझसे मांग रहा है एंटर दी रन्स। मैंने इसे दिया मान लेते हैं 123, तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है इट इज अ सेंचुरी। अगर मैं इस प्रोग्राम को दूसरी बार रन करता हूं तो ये मुझसे मांग रहा है फिर से एंटर दी रन्स, और इस बार मैं देता हूं मान लेते हैं 67, और ये मुझे रिटर्न कर रहा है हाफ सेंचुरी, राइट। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम मान लेते हैं कि हमें 5 का टेबल लिखना है। तो 5 के टेबल को लिखने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला कि हम प्रिंट 5 into 1 equals to 5, प्रिंट 5 into 2 equals to 10, प्रिंट 5 into 3 equals to 15, ऐसे करके हम 10 टाइम्स लिखें। और दूसरा मेथड है कि हम ऐसे ना लिखने के बजाय 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट ना यूज करने के बजाय सीधे हम एक लूप स्टेटमेंट को यूज कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है लूपिंग स्टेटमेंट्स का। लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली किसी भी एक कंडीशन को बार बार रिपीट करने में काम आते हैं। अब ये लूपिंग स्टेटमेंट्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर लूप की। अब मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर 5 का टेबल लिखना है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा num इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर इसे 5 कर देता हूं। अगर हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर इनपुट भी ले सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास वहां पे ऑप्शन आ जाएगा कि हम किसी भी नंबर को इनपुट लेकर उसका टेबल लिख सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा फॉर लूप को। फॉर लूप के लिए हम यूज करते हैं फॉर कीवर्ड, और इसके बाद हमारे पास लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल होता है, यानी कि वो वेरिएबल जो कि उस लूप के अंदर घूमेगा, बार बार रिपीट करेगा। उसको हम मान लेते हैं कि वो है हमारा यहाँ पर i, और इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, और रेंज ये एक फंक्शन है। अब रेंज फंक्शन क्या करेगा कि बेसिकली मान लेते हैं कि हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स चाहिए, राइट। ये हमारा 1 to 10 ये एक रेंज हो गया। तो इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा 1 होगा और जो स्टॉपिंग पॉइंट होगा वो हमारा 10 होगा। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 11 क्यों? क्योंकि जो रेंज फंक्शन में ये स्टॉपिंग वैल्यू होती है उससे हमें एक कम आउटपुट में मिलता है, यानी कि ये स्टॉपिंग वैल्यू इस रेंज फंक्शन में इंक्लूड नहीं होता और आउटपुट में हमें इस स्टॉपिंग वैल्यू से एक कम मिलता है। फिर यहाँ पर मैं इसे ब्लॉक कर दूंगा। ब्लॉक हुआ, इसका मतलब फॉर लूप, यहाँ पर पाइथन को पता चला कि यहाँ पर फॉर लूप खत्म हो गया। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम रेंज फंक्शन ही यूज करते हैं। जैसा हमने इफ स्टेटमेंट्स में कंडीशंस को यूज किए थे, हम चाहे तो यहाँ पर कंडीशंस को भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम व्हाइल लूप में देखने वाले हैं, राइट। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि प्रिंट
और इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं अपना नंबर लिखूंगा, जो भी हमारा नंबर है यहाँ पर 5 है तो num, और वो 5 इस num वेरिएबल में स्टोर्ड है। मैं इसे कॉमा से सेपरेट करूंगा 5 इंटू, तो इंटू के लिए हम एक स्ट्रिंग करेंगे और यहाँ पर x देंगे, तो 5 इंटू और यहाँ पर 1 2 5 इंटू 1 5 इंटू 2 5 इंटू 3 ऐसे होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर i को लिखेंगे। i क्यों? क्योंकि ये जो i है ये एक लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है, और जब तक ये कंडीशन, ये भी हमारे पास एक कंडीशन ही है ना, रेंज 1 to 10 है, तो ये i इसको एक बार 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, और ऐसे लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। और जब हमारा यहाँ पर रेंज कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर 5 इंटू i कॉमा, यहाँ पर मैं एक और स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा, और फिर उसके बाद यहाँ से कॉमा से सेपरेट करते हुए जो भी हमारा रिजल्ट होगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा, वो होगा num इंटू i। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर num है तो 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 जो कि 5 होगा। अब इस i की वैल्यू अगर 2 होती है तो num इंटू 2 यानी कि 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 जो कि 10 होगा। इस प्रोग्राम को रन करके ही देख लेते हैं। तो इसका आउटपुट हमें कुछ ऐसे मिलता है। num ये हमारा 5 था तो ये हर बार यहाँ पर 5 प्रिंट हुआ, ये स्ट्रिंग था, ओके। और यहाँ पर i, अब i की वैल्यू यहाँ पर पहले लाइन में 1 थी, ये इटरेशन हुए, ओके, इटरेशन हुआ यहाँ पर, तो पहले इटरेशन में 1 था, फिर 2 3 4 5 6 करके 10 तक, ओके। और यहाँ पे num इंटू आई, num इंटू आई, num इंटू आई, और यहाँ पर भी num इंटू आई करके यहाँ पर लूप खत्म हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हमारा कंडीशन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पर जो कंडीशन है अगर ये खत्म हो जाता है तो जो लूप है हमारा वो अपने आप टर्मिनेट हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है लूप एल्स का, हम उसको यहीं पे सीख लेते हैं। वो क्या है, जैसे हमने पीछे इफ एल्स के बारे में सीखा, ठीक उसी तरह यहाँ पर फॉर एल्स भी होता है, ओके। उसके लिए हम कैसे यूज करते हैं, सिंपल हमें यहाँ पर एल्स कीवर्ड लिखना है और उसके नीचे एल्स का जो भी स्टेटमेंट होगा वो हमें लिख देना है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट लूप ओवर, राइट। तो ये क्या होगा, अगर ये जो फॉर लूप है अगर वो नॉर्मली टर्मिनेट होता है, नॉर्मली टर्मिनेट होने का मतलब है कि ये जब रेंज खत्म हो जाएगा तो ये नॉर्मली टर्मिनेट होगा, और जब ये नॉर्मली टर्मिनेट होगा तभी ये एल्स वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। और अगर ये जब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा तो हमें लास्ट में ये लूप ओवर भी लिखा हुआ मिलेगा, कुछ इस तरह। लास्ट में हमें यहाँ पर लूप ओवर देखने को मिला, लेकिन एक लूप को टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। यानी कि सिंपल अगर मैं यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करता हूं तो ये क्या होगा कि ये जो लूप है ये एक ही बार चलेगा, यानी कि आई, यानी कि पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट होगा और फिर ये ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आई को सिर्फ 1 ही वैल्यू मिल पाएगी, कुछ इस तरह। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारा एल्स वाला पार्ट था वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर कुछ कंडीशन भी लगा सकते हैं, इफ कंडीशन। मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ i इक्वल्स टू 5, यानी कि जब हमारा i 5 पे पहुंच जाएगा तब ये जो स्टेटमेंट ब्रेक है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो ये जो इफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट, कुछ इस तरह। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा i है उसको 5 तक तो वैल्यू मिली, लेकिन ये नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ, हमने इसे टर्मिनेट किया ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से, जिसके लिए जो हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट था वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब हम मान के चलते हैं कि हमें 1 to 100 काउंटिंग लिखनी है। अब सेम हम प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 करके 100 टाइम तो लिख नहीं सकते, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं व्हाइल लूप का। इसका मकसद यही है कि मैं आपको बता सकूं कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है। तो जब भी हम व्हाइल लूप को लिखते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है उसके इनिशियल स्टेटमेंट को लिखना। इनिशियल स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। हम मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर काउंटिंग लिखनी है 100 तक, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा a और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 1। अब इसके बाद हमारा व्हाइल लूप आता है। जैसे हमने फॉर लूप में फॉर कीवर्ड का यूज किया था, ठीक उसी तरह व्हाइल लूप में हम व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हैं, और फिर उसके बाद व्हाइल के बाद हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आती है। वो कंडीशन यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। हमारे केस में यहाँ पर वो कंडीशन हम मान लेते हैं कि व्हाइल a ग्रेटर देन 0, राइट, जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और हम यहाँ पे कंडीशन जो दे रहे हैं a ग्रेटर देन 0, जो कि सही है। अब इसे मैंने ब्लॉक किया और ब्लॉक करने के बाद मैं यहाँ पर अगला स्टेटमेंट, यहाँ पर भी इंडेंटेशन मिलेगा। ये इंडेंटेशन के अंदर व्हाइल लूप की बॉडी आती है, यानी कि वो स्टेटमेंट्स जो कि एग्जीक्यूट होंगे,
राइट। उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा प्रिंट स्टेटमेंट और इसके अंदर मैं ए को प्रिंट करूंगा बार बार, ठीक है, क्योंकि ये भी फॉर लूप की तरह बार बार इटरेट होगा। लेकिन व्हाइल लूप में यहाँ पर हर बार जब भी हम लिखते हैं तो उस स्टेटमेंट के लास्ट में हमें कंडीशन को अपडेट करना होता है, राइट। तो इस कंडीशन को मैं अपडेट करूंगा a प्लस इक्वल्स टू 1, राइट। यानी कि जब भी ये प्रिंट a होगा तो प्रिंट a के बाद जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर a की वैल्यू पहले 1 थी, तो जब ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद a की वैल्यू a इक्वल्स टू a प्लस 1, यानी कि हमेशा इस a में 1 ऐड हो जाएगा। पाइथन के अंदर हमें किसी भी प्रोग्राम में अगर हम कुछ नोट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। अब कमेंट पाइथन के अंदर क्या होता है? कमेंट बेसिकली वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें पाइथन इग्नोर कर देता है। ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि a इक्वल्स टू a प्लस 1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख के छोड़ देता हूं और रन करता हूं तो पाइथन मुझे यहां पर एरर रिपोर्ट करेगा, क्योंकि हमने तो ये समझ के लिखा कि ये हम नोट लिख रहे हैं, लेकिन पाइथन को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए पाइथन ने बोला कि जब भी आपको अगर कोई नोट लिखना हो तो आप सिंपल उस लाइन में हैश का यूज कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो लाइन है ये एक नोट है। इसलिए यहाँ पर जब भी हम हैश का यूज करते हैं तो वो एक कमेंट बन जाता है और पाइथन उस कमेंट वाले स्टेटमेंट को इग्नोर कर देता है, राइट। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये मुझे इन्फिनिटी तक काउंटिंग देगा, लेकिन हम चाहते हैं 1 to 100 तक प्रिंट करना, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। वो कंडीशन क्या होगा? मैं चाहता हूं कि जब ये a है ये अपडेट होते होते हर बार ये जाएगा यहाँ पे अपडेट होगा। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले इस a की वैल्यू हमारे पास 1 थी। अब यहाँ पे while 1 ग्रेटर देन 0 जो कि ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो जाएगी a इक्वल्स टू a प्लस 1, यानी कि 1 पहले से था और उसमें प्लस 1 हमने ऐड कर दिया तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। तो ये जो a की वैल्यू है वो इस while लूप में गया, तो यहाँ पर 2 है, 2 ग्रेटर देन 0 जो कि सही है, तो ये बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर 2 प्रिंट होगा और ऐसे कर करके बार बार ये प्रिंट होते रहेगा और हमें इनफाइनाइट तक काउंटिंग मिलेगी। लेकिन हम चाहते हैं 100 तक काउंटिंग को प्रिंट करना, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एक इफ स्टेटमेंट का। मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ, और यहाँ पे जो हमारा इफ का कंडीशन होगा वो होता है, मान लेते हैं इक्वल्स टू एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है, किसके? 101 के। 101 क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर a की वैल्यू 101 आ जाती है तो हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। इसलिए जब a की वैल्यू 101 हो जाएगी तो अभी ये ब्रेक हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये 101 वाला वैल्यू जो है वो इस स्टेटमेंट में नहीं घुसेगा और हमें वहां पर a इक्वल्स टू 100 तक ही वैल्यू मिलेगी। जैसे कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो हमें ये यहाँ पर 100 तक मिल गई। मैं यहाँ पर अगर लिखता हूं कंटिन्यू तो ये क्या करेगा कि अगर ये कंडीशन यहाँ पे आता है तो भी ये कंटिन्यू रखेगा, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंडीशन भी अगर मैच हो जाती है तो भी ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होते रहेगा जो कि इन्फिनिटी तक चलेगा, कुछ इस तरह, और ये बस चलता ही जाएगा, राइट। ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता जाएगा। तो बस यार आज के वीडियो में बस इतना ही। ये था हमारा क्लास 11th का रिवीजन टूर का फर्स्ट चैप्टर। इसमें मैंने वही चीजें कवर की हैं जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। जो बाकी थियरी का पार्ट था उसको मैंने हटा दिया है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास 12 के रिवीजन टूर के सेकंड चैप्टर के साथ। गुड बाय।